हेलो फ्रेंड्स। आज हम कोरोना पार्ट 2 में बात करेंगे कोरोना के कुछ सिम्टम्स की या लक्षणों की। उसके अलावा ये कि इसमें अभी तक कौन-कौन सी मेडिसिन्स यूज़ में लाई गई हैं या कहा गया है कि इनसे फ़ायदा होता है। दोनों प्रकार की एलोपैथिक एंड उसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स भी हैं। हमारे आयुष मंत्रालय ने और भी बाकी लोगों ने इसमें बताए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम इसके सिम्टम्स या लक्षणों से। आजकल वैसे हम में से हर एक व्यक्ति को पता है कि जो जब शुरू में कोरोना स्टार्ट हुआ था, तो इसके बड़े कॉमन सिम्टम्स या लक्षण माने गए थे बुखार, ड्राई कफ, टायर्डनेस या थकान। ये बुखार जो है इसकी रेंज बाद में देखी गई कि ये 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होके और 103 104 तक जा सकता है। इसकी रेंज कुछ भी हो सकती है। लेटर ऑन ये देखा गया कुछ समय के बाद कि बुखार, खांसी, इस तरह के जो लक्षण हैं जो इसके बहुत बेसिक सिम्टम्स माने गए थे उनका होना अब ज़रूरी नहीं था, बल्कि कुछ लेस कॉमन सिम्टम्स भी थे जो अभी तक लोगों में पाए जा रहे हैं, जिसमें बुखार होना ज़रूरी नहीं है, पर उनकी मांसपेशियों में अकड़न, दर्द होना या उनका सोर थ्रोट होना, डायरिया होना जिसे दस्त या पेचिश भी कहते हैं। और उसके अलावा जैसे एक सिर दर्द होता है जो कि किसी भी मेडिसिन से या पेन किलर से ठीक नहीं होता है। लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल यानी सूंघने की और गंध की क्षमता का समाप्त हो जाना। इसमें भी हो सकता है कि फीवर इसके साथ आए, हो सकता है फीवर नहीं आए, पर यह भी एक इसका प्रमुख लक्षण आजकल माना जा रहा है। इसके अलावा आपकी स्किन पर रैशेज या लाल लाल रंग के जो निशान या डिस्कलरेशन ऑफ फिंगर्स हो जाता है, ये भी हमारे जो है कोरोना के सिम्टम्स या लक्षणों में गिना जा रहा है। ये तो हैं ऐसे जो कि कॉमन कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, परंतु यदि यही लक्षण या कोरोना अपनी चरम अवस्था में पहुंच जाएं या जो बहुत सीरियस सिम्टम्स हैं जिसमें कि रोगियों को एकदम से आईसीयू की या तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है, वो होते हैं कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होना, चेस्ट पेन होना या बोलने में या चलने में परेशानी का कारण होना थे। इनको लेकर अलग-अलग तरह के ट्रीटमेंट्स आए। जैसे सबसे पहले हमने सुना कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो कि वैसे जो है वो मलेरिया में यूज़ होती है या और भी कई रोगों के उपचार में ये एक प्रभावी मेडिसिन मानी जाती है। परंतु हाल ही में अभी 1 दिन पहले इसमें रिपोर्ट आई है, कुछ जर्नल्स जो हैं उनकी रिसेंट रिसर्च है उसके अनुसार ये पाया गया कि ये जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इसके लक्षणों में कमी करने में कोई असरदार नहीं पाई गई है। फिर नेक्स्ट हमारे सामने एक और मेडिसिन आई थी एजिथ्रोमाइसिन। वैसे ये एंटीबैक्टीरियल है या एंटीबायोटिक है, बट इसका भी यूज़ किया गया था कोरोना के पेशेंट्स पर। फिर है आइवरमेक्टिन जो कि बेसिकली पेट के कीड़ों की मेडिसिन है, जो महीने में एक खुराक ली जानी थी ऐसा बताया गया। इसके अलावा हिपेरिन का यूज़ किया जा रहा था क्योंकि वो ब्लड थिनर के रूप में असल में जब कोरोना होता है तो अंदर ब्लड में क्लॉट्स बन जाते हैं, जिनकी बहुत सीवियर कंडीशंस होती है उनको, तो उनके लिए ब्लड थिनर्स भी अलग अलग तरीके के यूज़ किए जाते हैं जैसा कि डॉक्टर्स बताए जाते हैं। इसके अलावा एक होता है रेमडेसिविर जो कि एक हमारी एंटीवायरल ड्रग है। ये भी इसने काफ़ी सक्सेस दी इस फील्ड में और कहा गया कि इससे काफ़ी रोगी जो हैं वो इससे ठीक हो रहे हैं। फिर आपने काफ़ी सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, यानी जो कि कोरोना के जो रोगी थे, जितने भी ठीक होकर वापस जा रहे थे या रिकवर हो जा रहे थे, उनका जो है वो प्लाज्मा लिया जा रहा था और जो दूसरे रोगी थे, उनको ये डोनेट किया जा रहा था। असल में उस प्लाज्मा में जो ठीक हो गए होते हैं या रिकवर कर गए होते हैं, उनके बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। ये एंटीबॉडीज़ जो है दूसरे रोगियों के उपचार में सहायक होती हैं। इसके बारे में हम एक किसी और अन्य एपिसोड में डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके अलावा ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स तो यूज़ होते ही हैं, जो कि बहुत ही अगर चरम सीमा में किसी की स्थिति बहुत खराब हो जाती है तब उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और वेंटिलेटर्स पे उसे रखा जाता है। इसके अलावा हमारे ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ कही गई जिन्हें हम सपोर्टिव थेरेपीज़ भी कह सकते हैं। उसमें कहा गया कि विटामिन सी, विटामिन जो है ई है, ज़िंक है, विटामिन डी है और इसके अलावा आप एडिक्वेट रेस्ट करें, प्रॉपर हाइड्रेशन यानी अच्छी मात्रा में पानी पिएँ। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कि आप कोरोना को कुछ समय तक रोकने में मदद कर सकते हैं या हमारी जो बॉडी है इसकी इम्यूनिटी से इंक्रीज हो जाती है विटामिन सी से, जिंक से और विटामिन डी से। इसके अलावा हमारा जो आयुष मंत्रालय है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसने भी कई सारी गाइडलाइंस जारी की थी, जिनमें था कि यूज़ ऑफ च्यवनप्राश, यूज़ ऑफ गोल्डन मिल्क यानी हल्दी वाला दूध जो कि हम बड़े ही पुराने समय से हमारे यहाँ यूज़ किया जाता रहा है।
काढ़ा, काढ़े में अनेक तरह की जो हमारे रसोई में ही मिल जाती हैं, ऐसे कई सारे हमारे हर्ब्स हैं, उनको हम इसमें यूज़ करते हैं, जैसे दालचीनी हो गई, अदरक हो गई, इस तरह की चीज़ें। और इसके अलावा लगातार गर्म अब हम ये सारी बातें कर चुके हैं इसमें ट्रीटमेंट्स और जो भी चीज़ें हुई, पर बेसिक जो हमें कहा जा रहा है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को आप अपनी बढ़ाएं। तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले इम्यूनिटी क्या होती है। बेसिकली ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हमारी बॉडी का बेसिक डिफेंस सिस्टम है। यानी बाहर से यदि कोई भी परजीवी, सूक्ष्म जीवाणु, कीटाणु, किसी भी तरह के यदि इस तरह के परजीवी हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, हमें डिजीज या बीमार करने की कोशिश करते हैं, हमारी बॉडी का जो पुलिस समझ लीजिए, सेना समझ लीजिए, ये जो है उसको रोकने की पूरी पूरी कोशिश करती हैं। तो अब ये इम्यूनिटी किस तरह की होती है, यदि हम देखें इस चार्ट में, तो हम नीचे की तरफ ब्लू में देख रहे हैं फर्स्ट इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी इसे कहते हैं इननेट, दैट मीन्स बाय बर्थ इट इज प्रेजेंट बाय बर्थ इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में हमारे जन्म से भी पहले से आ जाती हैं, मौजूद होती हैं। इसके अलावा एक होती है अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव, जैसा इसका नाम ही बता रहा है कि जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू आवर एनवायरनमेंट हमारी जो बॉडी है और जो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ये अपने आप को उसके अनुकूल बनाती है। हमारी बॉडी को मैक्सिमम अच्छे से कितना हेल्दी रख सकती है, उसके अनुसार हम ये इम्यूनिटी अडॉप्ट करते चले जाते हैं। अगेन ये इम्यूनिटी दो प्रकार की हो सकती है, एक प्राकृतिक या नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। तो जो नेचुरल अडेप्टिव इम्यूनिटी है, उसमें सबसे पहला जो रोल आता है वो आता है पैसिव या मैटरनल। पैसिव यानी निष्क्रिय नेचुरल अडेप्टिव इम्यूनिटी जो है, वो सबसे पहले जो एक नवजात शिशु होता है या न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसको अपनी मदर से ब्रेस्ट फीड के थ्रू, जब ब्रेस्ट फीड कराती है मदर, तब उसके दूध में उसे एंटीबॉडीज मिलती हैं, जो कि पैसिव नेचुरल अडेप्टिव इम्यूनिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसी तरीके से अगर हम देखें, अगर एक्टिव नेचुरल अडेप्टिव इम्यूनिटी वो होती है जब हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जब हम परजीवी या कीटाणु या कुछ भी जीवाणु वगैरह हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वो काफ़ी मात्रा में हो जाते हैं, तो हम इन्फेक्ट हो जाते हैं, वी गेट इन्फेक्टेड। तो ये जो इन्फेक्शन है, इसके अगेंस्ट में जब हमारी बॉडी काम करती है और उसकी जो सेल्स हैं अलग अलग प्रकार की, जो बहुत बड़ी एक पूरी प्रणाली है हमारे शरीर के अंदर, तो ये जब अपना काम शुरू करती है, तब हम इसको कहेंगे अडेप्टिव नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नाउ ये तो होगी नेचुरल इम्यूनिटी के बाद अडेप्टिव इम्यूनिटी की। अब एक होती है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, जो दो प्रकार की होती है। जैसे आपने सुना होगा, यह सभी को मालूम है कि वैक्सीनेशन होता है बच्चों में एक पर्टिकुलर उम्र तक, जब से एक बच्चा पैदा होता है तब से लेके न्यूबॉर्न बेबी से लेके एक सर्टेन एज तक अलग अलग टाइप का वैक्सीनेशन किया जाता है, जो कि एक रूटीन प्रक्रिया है। तो ये कहलाता है एक्टिव आर्टिफिशियल अडेप्टिव इम्यूनिटी। और जो दूसरी होती है वो होती है पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, जिसमें कि हम दूसरे इंसान की या कहीं और से, हम सिंथेटिक भी हो सकती हैं, उस तरह की एंटीबॉडीज एक पर्टिकुलर पेशेंट या पर्सन के अंदर हम ट्रांसफर करते हैं, जो कि अभी हम बात कर रहे थे प्लाज्मा थेरेपी की, दैट कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा। इम्यूनिटी के बारे में जैसे हमने बात की कि ये इवन जब हमारे ऊपर किसी पैथोजेंस का या आक्रमणकारी तत्वों का आक्रमण नहीं हो रहा है बाहर से, किसी भी सूक्ष्म जीवों का या किसी प्रकार से, तब भी हमारी बॉडी में ये प्रेजेंट रहती है। और ये स्पेसिफिक नहीं होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, दैट मीन्स ये एक समान रूप से सब जगह कार्य करती है। पूरे कोई भी किसी भी प्रकार का अगर आक्रमण हो रहा है तो ये उसके लिए स्पेसिफिसिटी नहीं शो करती है। और इसमें अगर हम देखें तो इनेट इम्यूनिटी में सबसे हमारी जो फर्स्ट बैरियर होती है हमारी बॉडी में, दैट इज द स्किन। और हमारे जो नोज हैं, फेरिंग्स हैं, मीन्स गला हुआ, हमारे लंग्स हैं, हमारे जो पाचन प्रणाली है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, उसके अलग अलग ऑर्गन्स हैं, इन सब में जो अंदर लाइनिंग दी हुई है, स्किन तो हमारी सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग हो गई बॉडी की, इसके अलावा इन सारे ऑर्गन्स के अंदर एक लाइनिंग है या कहीं रेशे नुमा कुछ संरचनाएं हैं। ये सारी जो होती हैं, ये माइक्रोब्स और वायरसेस को रोकने के लिए बैरियर का काम करती हैं। ये सबसे फर्स्ट लाइन बैरियर्स होते हैं, फर्स्ट लाइन इसको रोकने की कोशिश करते हैं।
और जैसे हमारी स्किन में हो गई तो सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं जो कि एसिडिक होती हैं, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन से हमारे ऑर्गन्स के अंदर उनके अंदर जो म्यूसिलरी एस्केलेटर होते हैं वो भी मूव करते रहते हैं, कई प्रकार के रेशे। तो ये सारी संरचनाएं और ये सारी जो चीज़ें मौजूद हैं, ये सब मिलके बाहर से आने वाले पैथोजेंस को वहीं ट्रैप करने की कोशिश करती हैं। बाद भी ये हमारे शरीर के अंदर आते हैं तो एक काफ़ी बड़ा सिस्टम मौजूद है जिसकी अलग-अलग सेल्स और अलग-अलग जो प्रणाली है वो पूरी तरीके से इसमें जुट जाती है इसको नष्ट करने में। अब ये एक मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें अलग-अलग प्रकार की सेल्स या कोशिकाएं हैं जो हमारे, अभी हमने दो प्रकार के इम्यून सिस्टम देखे, तो एक तो जो बाय बर्थ मौजूद है और एक जब हम ग्रो करते हैं तो अडेप्टिव जिसे हम कह रहे हैं वो मौजूद है। तो जो इनेट इम्यून सिस्टम है जो हमारे शरीर में बाय बर्थ मौजूद है उसमें कई प्रकार की सेल्स हैं, जैसे डेंड्राइटिक सेल्स हो गई, नेचुरल किलर सेल्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। इनमें से यदि जो जितनी हम सेल्स के नाम ले रहे हैं इनके अलग अलग प्रकार से काम करती हैं। कुछ कोशिकाएं तो क्या करती हैं कि जो भी बाहर से आ रहा है हमारे पैथोजेंस उनको सीधे एनगल्फ कर लेती हैं। इसे हम फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं। दैट मीन्स जो सेल है वो दूसरे जो बाहर से आ रहा है पैथोजन उसको किल करके उसे खा जाती है। कुछ ऐसी होती हैं जो अपने अंदर इनगल्फ करती है और उनके अंदर ऐसे एंजाइम्स या सिक्रीशंस होते हैं जो उस पैथोजन को पूरा गला के मार डालते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के इनके रोल्स हैं कि किस प्रकार से, बस इनका बेसिक जो पर्पस सबका एक ही है कि बाहर से आने वाले आक्रमणकारी को नष्ट करना, ताकि हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहे। इसके बाद जो हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम है, इसमें यदि आप देख रहे होंगे तो नीचे आपको 20 सेल रेड कलर में दिखाई दे रही हैं। इनको हम लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। इनका बेसिक जो रोल है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का नाम आपने सभी ने सुना होगा। तो ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती हैं ताकि जो एंटीजन या जो बाहरी तत्व हमारे शरीर में घुसा है ये एंटीबॉडीज उसके साथ एक फिटिंग अरेंजमेंट में फिट हो जाती हैं, और उसको फिट करने के बाद जो दूसरी सेल्स हैं वो इस पर्टिकुलर पूरी संरचना को नष्ट कर डालती हैं, जिससे एंटीजन खत्म हो जाता है। और एक और चीज़ है कि एक बार जब इन्फेक्शन हो गया या एंटीबॉडीज बन गई किसी एक पर्टिकुलर टाइप के एंटीजन के लिए, तो ये फिर कुछ समय तक हमारी बॉडी में मौजूद रहती हैं। और एक इस प्रकार की इनके अंदर मेमोरी, कुछ सेल्स होती हैं जिनके अंदर मेमोरी में आ जाता है कि एक पर्टिकुलर ये आक्रमणकारी आया था पहले भी। तो अगर कुछ सालों बाद, कुछ समय बाद भी अगर उसका दोबारा आक्रमण होता है तो ये एंटीबॉडीज वहां ऑलरेडी मौजूद रहती हैं और फटाफट दूसरे एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी उससे बच जाती है। इसी प्रकार की टी सेल्स होती हैं। टी सेल्स में भी दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक CD8 प्लस सेल्स जो होती हैं और एक होती हैं CD4 प्लस जो कि एक आपकी हेल्पर सेल्स होती हैं। ये हेल्पर सेल्स जो हैं ये पूरे ही इम्यून सिस्टम को एक तरीके से चलाने में मदद करती हैं। यहाँ देखेंगे कि एंटीजेंस और एंटीबॉडी जिनकी हम बात कर रहे थे वो क्या चीजें हैं। तो बेसिकली एंटीजेंस वो भी कोई भी बाहरी पदार्थ, बाहरी तत्व जो हमारे शरीर के अंदर आ रहा है, वो लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग जैसे कोई मेटल, ऐसी कोई चीज भी हो सकती है। तो ये होते हैं एंटीजेंस। इनको हम सामान्यतः सबको एंटीजेंस ही कहते हैं। अब एंटीबॉडीज क्या हैं? ये एंटीजन जो बाहर से हमारे शरीर में आक्रमण कर रहे हैं, इनको रोकने के लिए हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ये एंटीबॉडीज बनाता है। और ये इस प्रकार की एंटीबॉडीज होती हैं जो एकदम ये एंटीजन के स्ट्रक्चर के साथ फिट हो जाती हैं। चित्र में देख रहे हैं कि एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों एकदम आपस में फिक्स टाइप से इनकी संरचनाएं होती हैं, और ये बेसिकली एंटीबॉडीज का काम ही यही है कि एंटीजन को चारों तरफ से ट्रैप कर लेते हैं। में देख लिया एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि हम पूरा ड्यूरिंग अवर ग्रोथ जो हम जितनी भी इम्यूनिटी अपने अंदर पैदा कर रहे हैं अपने पूरे लाइफ टाइम में, उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये दो प्रकार की हो गई, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। हम इम्यूनिटी के बारे में इसलिए इतनी बातचीत कर रहे हैं क्योंकि चाहे ये कोरोना हो, चाहे हमारे कोई दूसरे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हों, या जितनी अलग प्रकार के एलर्जी से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं, इन सब में जो हमारा इम्यून सिस्टम है इसे ही हमें मजबूत बनाना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि जब हम इसके आगे इसी सीरीज में हम आगे और एपिसोड्स में जाएंगे तो हम बात करेंगे कि टेस्टिंग मेथडोलॉजीज कौन सी हैं। तो दे आर बेस्ड ऑन द
एंटीजन एंटीबॉडीज। एंड फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे जब वैक्सीनेशन की, जो वैक्सीन्स बन रही हैं और ट्रायल्स चल रहे हैं इंडिया में एंड अब्रॉड में, तो ये वैक्सीन्स क्या हैं और ये किस प्रकार काम करती हैं, उसके लिए हमें जानना जरूरी है ये इम्यूनिटी के बारे में। इसीलिए हम इस पर्टिकुलर एपिसोड में इसको हम इतने विस्तार में ले रहे हैं। तो अब अगर जो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी है ये तब होती है जब हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन होता है, तो उसके रिस्पॉन्स में ये डेवलप होती है, इसे हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। अगेन ये दो प्रकार की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल तब होती है डेवलप जब हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन है और हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्ड कर रही है, तब हमारी ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। और जब हम कई वैक्सीनेशन देते हैं, किसी को इम्यूनाइज करते हैं किसी पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट में, तो वो चाहे वायरल हो या बैक्टीरियल हो, तब जो हमारे बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है या एंटीबॉडीज बना रही है उसके रिस्पॉन्ड में, तब हम इसे कहते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ये तो हमारी होगी एक्टिव यानी सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता। अब हमारी होती है एक निष्क्रिय प्रतिरोधक क्षमता। जब क्या होता है कि हमें रेडीमेड एंटीबॉडीज कहीं बाहर से मिल रही हैं, तब हम इसे कहेंगे निष्क्रिय इम्यूनिटी या पैसिव इम्यूनिटी या निष्क्रिय प्रतिरोधक क्षमता। अब ये जो रेडीमेड एंटीबॉडीज मिल रही हैं ये हमें दो प्रकार से मिल सकती हैं, एक प्राकृतिक रूप से, एक कृत्रिम रूप से। प्राकृतिक रूप से तब मिलती हैं जब एक न्यूबॉर्न बेबी को अपने मदर से थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग उसको मिलती हैं, उसे हम कहते हैं, ये उसमें एंटीबॉडीज होती हैं उस मिल्क में, तो इसे हम कहते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी हम तब कहेंगे कि जब एक पर्टिकुलर पर्सन को या पेशेंट को किसी दूसरे डोनर के थ्रू एंटीबॉडीज मिलती हैं, या कुछ इस तरह के इंजेक्शंस या उसको दी जाती हैं इंजेक्टेबल्स, जिसमें कि हम रेडीमेड एंटीबॉडीज कहीं बाहर से या दूसरी बॉडी से या सिंथेसाइज करके हम उसके शरीर में डाल रहे हैं। तो इस पूरे हमने एपिसोड में इस प्रकार के इम्यूनिटी से रिलेटेड सारी बातें डिस्कस की हैं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी टेस्टिंग, जो आजकल कोरोना को टेस्ट करने की विधियां उपलब्ध हैं, वो किस प्रकार हैं, क्या हैं और किन चीज़ों पर वो डिपेंड करती हैं हमारी बॉडी में से। हम जानते हैं नेजल स्वैब लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं। फॉर वॉचिंग।